हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका एडू ज्ञान केंद्र परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग 173 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। आज हम लोग 174वां क्वेश्चन पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर 40 मार्क्स की तैयारी आपको फ्री में कराई जाएगी। और दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उसे जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारे अपडेट और मटेरियल आपको वहां पर फ्री में दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। ठीक है, जब असेंबली में बम फेंक रहे थे तो भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। याद रखिएगा, आजकल बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को पूछ रहा है, बहुत डीपली, बहुत अंदर से पूछ रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जब असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ कौन थे? एक बटुकेश्वर दत्त भी थे। जब वो फेंक रहे थे तो उनकी उम्र कितनी थी? तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे कि भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने, ये देखिए डेट याद रखिए, 8 अप्रैल 1929। कब? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में, कहां पे? तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से कम थी। कितना था? 21 वर्ष से उसका उम्र कम था जब वो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक रहे थे। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि भगत सिंह के साथ एक और कौन उनके सहयोगी थे जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो आपका आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ सकता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो आपका आंसर होगा 8 अप्रैल 1929। ठीक है, 8 अप्रैल 1929। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 175वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 175वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशीलन समिति की स्थापना थी। अनुशीलन समिति थी, क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी, या एक क्रांतिकारी संगठन थी? आपको पता होगा कि अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। बंगाल में कुल 19 समितियां के होने का प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये किस तरह के अनुशीलन समिति है, किस तरह के संस्था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, और इस बंगाल में, सिर्फ बंगाल में कुल कितने अनुशीलन समिति थी? 19 होने के प्रमाण मिलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ दे कि बंगाल में कुल कितने अनुशीलन समिति होने के प्रमाण मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 19 समितियां होने के प्रमाण मिलते हैं। 176 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 176 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, 1976 नंबर कह रहा है कि अनुशीलन समिति के पटना में जो स्थापना हुई थी उसकी शाखा की स्थापना किसने की थी? तो गांठ मान लीजिए कौन थे वो? सचिंद्रनाथ सान्याल थे। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। पटना में 1913। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि पटना में जो अनुशीलन समिति की स्थापना हुई वो कब हुई? तो 1913 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कहां पर की गई? तो आपका आंसर होगा पटना में की गई। ये 3 तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते थे, आप ध्यान में रखिएगा। 177 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 177 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अब याद रखिएगा कि सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई। चिटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन को किस नाम से जाना जाता था? मास्टरदा के नाम से जाना जाता। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो सूरसेन ने की थी। सूरसेन को और किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन को मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मास्टरदा को, किसको मास्टरदा के नाम से जाना जाता था? तो सूरसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता था। इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गोपाल घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता,
टेगरा बल प्रमुख थे। इतना लोग इसमें क्या थे, प्रमुख थे। 18 अप्रैल, देखिए अगला क्या कर रहा है, 18 अप्रैल 1929 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अंग्रेजों के विरुद्ध सूर्यसेन ने घोषणा कब की थी, 18 अप्रैल 1929 को की थी। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार को कब्जा कर लिया। IR के जो सदस्य थे वो चटगांव पर शस्त्रागार पर ये क्या आक्रमण किया और हथियार को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सूर्यसेन के बीच संघर्ष हुआ। IRA के सदस्यों और सूर्यसेन के बीच संघर्ष हुआ जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। क्या हो गया, 1930 ईस्वी में IRA के सदस्यों और सैनिकों के बीच क्या हुआ, IRA से सदस्य और सैनिक के बीच संघर्ष हो गया, अंग्रेज सैनिक और IRA के बीच में, जिसमें कितना 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर मुकदमा चला और 12 फरवरी 1933 को उन्हें फांसी दे दी गई। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सूर्यसेन को कब फांसी दे दी गई, सूर्यसेन को कब फांसी दे दी गई, तो आप ध्यान में रखेंगे कि सूर्यसेन को कब फांसी दे दी गई है भैया, तो 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। आगे हम लोग देखेंगे 178 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो एकदम सिंपल सा हो जाएगा आपके लिए कि चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित हैं, तो कोई और नहीं बल्कि कौन संबंधित हैं, हमारे सूर्यसेन संबंधित हैं। आगे देखिए 179 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको पता होगा किसने किया है, अरविंद घोष ने किया है। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में की है। आपको देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि अरविंद घोष, एक सेकंड रुकिए, अरविंद घोष, ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, तो आप मार देंगे अरविंद घोष, और अरविंद घोष ने किस पुस्तक में की थी, तो वंदे मातरम। कौन से पुस्तक में की थी, तो वंदे मातरम नामक जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने क्या किया, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। अरविंद घोष का क्या मानना था कि अंग्रेजों को अविलंब बहुत जल्दी भारत क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। कह रहा है कि अरविंद घोष का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को यथाशीघ्र बहुत जल्दी क्या करना चाहिए, भारत छोड़ देना चाहिए, और अगर करते हैं तो उन्हें भगाने के लिए, उन्हें यहाँ से खदेड़ने के लिए प्रयास जारी रहना चाहिए। 180 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 180 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको कंठाग्र कर लेना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है कब हुई थी, 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। देखिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। वर्ष 1913 में मोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, याद रखिएगा, वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। 1913 में क्या हुआ, सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में, कहाँ पे याद रखिएगा, पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार पत्र निकाला। ये संस्था क्या क्या, गदर नाम का एक अखबार पत्र निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पड़ गया। इस संस्था का नाम भी आपको क्या पड़ गया, गदर पड़ गया। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस संस्था का नाम गदर पड़ गया था, तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, जिसकी स्थापना 1913 में हुई, और किसके नेतृत्व में हुई, तो सोहन सिंह भाकना। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। लाला हरदयाल इस संस्था के मसीनी, ठीक है, मसीनी, याद देखिए क्या कह रहा है, लाला इस संस्था के मसीनी पथ प्रदर्शक थे। क्या थे, मसीनी पथ प्रदर्शक थे। अन्य सदस्य भी देख लीजिए, रामचंद्र है, बकरतुल्ला है, राजबिहारी बोस है, राजा महेंद्र प्रताप, ये सब ध्यान में रख लीजिएगा आप। आगे देखिए क्या कह रहा है, 181 नंबर क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, देखिए नंबर 1 लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामगाटामारू घटना या प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। क्या होगा हमारा आंसर, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति क्या है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लिए, हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद की प्रहरी भी निष्क्रिय होगी। स्वदेशी आंदोलन क्या हो गया, निष्क्रिय होने के बाद जो है ना धीरे धीरे
भारत में राष्ट्रवाद की प्रहरी भी क्या धीरे धीरे निष्क्रिय होने, मतलब राष्ट्र के प्रति जो आंदोलन धीरे धीरे सुलग रहा था उसमें भी कमी आ गया। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरी को झकझोरा, उन्हें उल्लेखित करे। लेकिन जब विश्व युद्ध चालू हुआ ना तो भारतीयों के अंदर भी देश के प्रति क्या हुआ, प्रेम जगना शुरू हो गया। ठीक है, उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह संकट भारत के हित में है। उस समय यह बात दिमाग में हो गया कि अगर हम किसी भी तरह से ब्रिटेन को संकट में डालेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा। जैसे नहीं कहते हैं कि दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये हो जाता है ना। इसलिए उसके लिए कह रहा है कि उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। लोग ऐसे चाह रहे थे कि ब्रिटेन पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल देंगे कि वो भारत से भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत के लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इन मौके का लाभ उठाया। इन मौके का क्या क्या लाभ उठाया, कैसे लाभ उठाया, और इन मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। क्रांतिकारियों ने क्या किया, गदर क्रांतियों ने सशस्त्र युद्ध किया। जैसे महात्मा गांधी लोग क्या करते थे, अस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन गदर क्रांतिकारी जो है ना वो सशस्त्र अस्त्र के साथ भी लड़ना प्रारंभ कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, टीयर 1 का ये क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को 21 अप्रैल डेट के साथ आपको याद रखना है। ठीक है, डेट के साथ याद रखिएगा कि 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया था। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछ देगा कि कहाँ पे हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। याद रखिए कहाँ पे हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कई बार सैन फ्रांसिस्को दिया हुआ रहता था, आपका क्या मार देना है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। कहाँ के लोगों से सहयोग से गठित किया गया था, भारत और अमेरिका में रहने वाले लोगों के सहयोग से गठित किया गया था। आप याद रखिएगा गदर पार्टी काफी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1913 को। एक डेट के साथ आपको याद रखना है, 21 अप्रैल 1913 को। कहाँ पे हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था, तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। काफी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक का ये वचन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ष 1900 एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि वर्ष 1906 में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। देखिए 1906 में क्या हुआ, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल का उदय हो गया। उग्रवादी मतलब क्या हुआ, जो जोशीले थे, थोड़ा गर्म खून के थे, और उनके ठंडे खून के साथ साथ गर्म खून वाले भी आजकल नई क्रांति, मतलब उस समय क्रांतिकारी आ गए। 4 प्रमुख कांग्रेस नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। याद रखिएगा 4 गर्म दल का नेता आपको याद 100% कांग्रेस में रखना है। कौन है, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। ठीक है, इसे इन नेताओं के राजस्व प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। इस राजस्व बोल रहे हैं। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये जब गर्म दल आ गए ना कांग्रेस में, तो इन्होंने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और उन्होंने कहा कि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगा। ठीक है, देखिए आगे वही क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसने कहा था, तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे 85 नंबर कहेंगे, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी, तो याद रखिएगा ये घोषणा किसने की थी, राजगोपालाचारी ने की थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे, राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जन सामान्य हेतु होना चाहिए, ना कि केवल कुलीन और अभिजाती वर्ग हेतु। कह रहा है कि जन स्वराज जो है, ये स्वराज जो है वो सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, किसी विशिष्ट जाति वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, स्वराज सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सबके लिए होना चाहिए। तो ये कथन किसका था, तो राजगोपालाचारी जी का था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत लेटेस्ट भी है, आप यहाँ पे देखिए 19 में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस के रचयिता कौन है, इस किताब को किसने लिखी थी? तो इंडिया फॉर इंडियंस को किसने लिखी थी? तो CR दास ने लिखी थी, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 97 की ओर। ये भी पुस्तक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया को पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन में। अनहैप्पी इंडिया को लेकर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के लेखक लाला लाजपत राय थे अनहैप्पी। वहीं बाल गंगाधर तिलक किसके थे? केसरी, याद रखिएगा, तो फेमस है मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। वहीं एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक थे। न्यू इंडिया और यंग इंडिया में बहुत सारे जना कंफ्यूज कर जाते हैं। न्यू इंडिया में भी वो क्या मार देते हैं? महात्मा गांधी मार देते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू इंडिया पत्र किताब के लेखक कौन थे? बुक के एनी बेसेंट थे। वहीं कॉमनवेल्थ भी काफी फेमस क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं 188 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में किसने की थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत कॉमन सा है। कौन है? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने की थी? आपको पता होगा कि नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। पहला ही हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेनेशन जिसका बहुत बड़ा रहेगा उसे आप वीडियो पॉज करके खुद से देखिएगा, क्योंकि अगर वो हम कराने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन में कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शीतकालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। क्या मिला? शिमला में 1906 में मिला। आगा खां के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा भारत की रक्षा की जाएगी। हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। बेसिकली 1906 में जो है कि आगा खां के नेतृत्व में मिंटो से शिमला में लोग मिला और उन्होंने बताया कि मुसलमानों के लिए अलग से जो भी होगा ना, स्थानीय, केंद्रीय हो, प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में जो भी निर्वाचन होगा, जो भी चुनाव होगा, उसमें अलग से उनको एक विशिष्ट स्थिति मुसलमानों को मिलनी चाहिए। ये वहां पर बातचीत हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे 191 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 191 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कर दिया था? किसने किया था? भारत परिषद अधिनियम 1909 ने किया था, याद होगा आपको। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम लोग। भारत परिषद अधिनियम, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारत परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1909 में पारित हुआ था। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपको आ जाएगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 की और एक किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। द्वारा ब्रिटिश भारत में, क्योंकि उस समय भारत में किसका शासन था? ब्रिटिश का। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस शासन भारतीय परिषद अधिनियम में की गई थी? तो 1909 वाले परिषद अधिनियम में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में क्या था? तो उसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत मुसलमानों में के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो किसके लिए की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में की गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो अपने परिवार से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।